गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमारी बात चल रही थी, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमारी बात चल रही थी। उसी में नेक्स्ट अपना पॉइंट जो है वो अपन ले रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने ब्लड के बारे में बात कर ली थी, क्लॉटिंग के बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 3 मेन कंपोनेंट। फर्स्ट, सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसे कि हम ब्लड भी कहते हैं, या इंसेक्ट में बात करें तो उसे हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। सेकंड पार्ट है पंप, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को प्रेशराइज करता है, एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिससे कि ब्लड जो है वो एक फ्लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो पंप या हार्ट। तीसरा पार्ट है वेसल्स वो पाइपलाइन है जिसके अंदर ये सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लो करता है। इन वेसल्स को ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और ये 3 मेन कंपोनेंट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का देखने को मिलता है एनिमल्स में। एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो पंप है, पंप मतलब हमको जरूरी नहीं है कि जो ट्रू हार्ट प्रेजेंट हो। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से प्रेशर जनरेट करती है फ्लो के लिए, उसको हम पंप या हार्ट का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पंप है वो फ्लो करवाएगा ब्लड को, और ब्लड जो है उसको डायरेक्टली डंप करवा दिया जाएगा टिश्यू जो है उनके अंदर। ब्लड या सर्कुलेटरी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड की मिक्सिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। और फिर यहाँ से ये जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है ये टिश्यूज से वापस आ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और यहाँ से वापस इसको हार्ट में भेज दिया जाता है। इट मीन्स सर्कुलेशन के दौरान सर्कुलेटरी फ्लूइड का टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाना या टिश्यूज में एक्सपोज हो जाना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स ओपन देखने को मिल रही हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो कंप्लीटली सर्कुलेटरी सिस्टम में ही फ्लो करेगा, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, टिश्यूज में बाहर नहीं निकलेगा, टिश्यू फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं होगा। तो हार्ट से निकला और यहाँ से होता हुआ टिश्यूज़ में गैसेस सप्लाई करता हुआ वापस से कलेक्ट किया जा रहा है, वापस से इन्हीं ब्लड वेसल्स से होता हुआ हार्ट की तरफ चला गया। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ब्लड जो है वो कंप्लीटली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही फ्लो करता है, ये बाहर नहीं आता है। डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड वेसल्स ओपन देखने को मिलती हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीटली क्लोज्ड सर्किट प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड मिक्सिंग देखने को मिलती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड की मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर ब्लड का फ्लो स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि ब्लड जो है वो टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो गया, रिलीज कर दिया गया है, और उसको अगर बाहर मैं छोड़ दूँ, एक पाइप है उसको खुला है उसको बाहर छोड़ दूँ, एक मोटर है उसके दोनों तरफ मैंने पाइप लगा रखे हैं और वो पाइप बीच में से काट दूँ तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो जो फ्लो है पानी का वो धीरा हो जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर है कि भाई ये पंप तो लगा रखा है, मोटर हमने लगा रखी है, लेकिन बीच में यहाँ पर काट दिया पाइप को, तो प्रेशर जो है वो लो प्रेशर देखने को मिलता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी खास बात, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डिफरेंस ये भी है
कि ब्लड का जो फ्लो है डिफरेंट टिश्यूज़ या डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड डिफरेंट टिश्यूज़ और डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी रेगुलेटेड बाय रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवा के ब्लड के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमें पेरिफेरल जो पार्ट है वहाँ पर हमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा देनी होती है और जो विसरल ऑर्गन्स है अंदर की तरफ उन्हें सप्लाई कम देनी होती है। तो उस कंडीशन में पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इससे कि ब्लड का फ्लो जो है चारों पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है। इसी तरह से पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन जो है उसकी तरफ हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है या किसी ऑर्गन की तरफ कम करना है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करवा के ब्लड के फ्लो को रेगुलेट किया जा सकता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट एनेलिडा हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। Most of invertebrates except Annelida have open circulatory system। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Annelida और most of vertebrates जो हैं इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक खास बात और है यहाँ पर कि जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैसियस सप्लाई के लिए या रेस्पिरेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। इसका एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन है इसका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैज़ tracheal system. Insects has tracheal system for gaseous exchange. Insects has tracheal system for gaseous exchange which is independent from circulatory system। और इसीलिए इंसेक्ट्स में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसे भी ब्लड ना कहकर हीमोलिम्फ कहा जाता है। और इंसेक्ट जो है वो डिपेंड नहीं है सर्कुलेटरी फ्लूइड पर, इसीलिए वो हाईली एक्टिव ऑर्गेनिज्म भी हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एयर अपटेक करते हैं ट्रैकिया के द्वारा या ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा। और अगर उनके सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें अगर ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत वगैरह भी आ जाती है या एनवायरमेंटल ऑक्सीजन में अगर कमी भी आ जाती है तो भी ब्लड के थ्रू एक्सचेंज नहीं करने के कारण उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग है। गैसियस एक्सचेंज के लिए इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहते। इंसेक्ट्स आर नॉट डिपेंड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो इसलिए वो हाईली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स भी हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो। अब हम बात करते हैं एनेलिडा जो है उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो एनेलिड्स जो हैं उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर कंप्लीट हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले, सिर्फ सिंपल सा एक डायग्राम मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि उनके अंदर दो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं लार्ज, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनकी इनकी डॉर्सल वेसल जो है इसके अंदर पोस्टीरियर टू एंटीरियर ब्लड फ्लो होता है और इनकी जो वेंट्रल वेसल है इसके अंदर
एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है। पीछे से आगे की तरफ ब्लड जो फ्लो करवाती है डॉर्सल वेसल करवाती है, और आगे से पीछे की तरफ वेंट्रल वेसल जो है वो ब्लड का फ्लो करवाती है। आगे की तरफ इनमें 5 मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें 5 पेयर ऑफ हार्ट्स भी कहा जाता है। हालांकि ये ट्रू हार्ट नहीं है। तो एनालिट जो है इनमें बहुत एक सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपने आर्थ्रोपोड जो है उसका डायग्राम देखा होगा डेफिनेटली 11th या 12th में। तो डिटेल में हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते इस आर्थ्रोपोड्स पर, तो हम इस पर डीप में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे सिर्फ फिजियोलॉजी है, मैंने पहले भी कहा था, और फिजियोलॉजी भी स्पेसिफिकली हमारे ह्यूमन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो इसमें बस इतना ही हमें पता है कि इंसेक्ट में डिपेंड नहीं करता सर्कुलेटरी सिस्टम पर रेस्पिरेशन, उनमें रेस्पिरेशन के लिए अलग ट्रैकियोल सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आर्थ्रोपोड, वो भी एक तरह से एक्सेप्शन है क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो एनालिड्स हैं इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। और इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो 2 वेसल्स हैं, डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स मेन वेसल्स हैं, और बहुत सारा सिस्टम है इसका, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है डॉर्सल वेसल में ब्लड पीछे से आगे की तरफ फ्लो होता है, ऊपर की तरफ है। वेंट्रल वेसल जो कि नीचे की तरफ है, इसमें ब्लड आगे से पीछे की तरफ यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में फ्लो होता है। और 5 पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर बॉडी जो है वहीं पर 5 पेयर ऑफ हार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि प्रेशर प्रोवाइड करती है, पंप की तरह काम करती है, तो वो हार्ट के जैसा काम कर रही है, तो उसे हमने बोल दिया हार्ट। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिशेस के बारे में। तो जो फिशेस हैं, ये डायग्राम बनाना है अपने को फिशेस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिश जो है उनके बारे में। फिश में ये वाला पार्ट है हार्ट। हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पर, जिसमें कि 2 पार्ट है, वेंट्रिकल और एट्रिया, या एट्रियम और वेंट्रिकल 2 पार्ट है, आलिंद और निलय। दूसरी खास बात, यहाँ पर हार्ट में 1 वे फ्लो हो रहा है ब्लड का। एक तरफ से ब्लड एंटर करता है नीचे से, ऊपर से ब्लड बाहर निकल जाता है। तीसरी बात, हार्ट कंप्लीटली फिल्ड बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड है। फिर ये हार्ट से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये जाता है गिल्स के अंदर। गिल्स यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है जो गैसियस एक्सचेंज में काम आती है। तो गिल्स में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ली जाएगी, CO2 को रिलीज किया जाएगा, और फिर यहाँ से गिल्स से बाहर निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ बाहर निकला, और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टेमिक सर्किट, SYSTEMIC सिस्टेमिक सर्किट जो है, सिस्टेमिक सर्किट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। और बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी कि CO2 तो वो टिश्यूज़ से क्या होगा, ब्लड में आ जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, CO2 अंदर आ रही है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला गया कहाँ पर, हार्ट के अंदर, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होता हुआ पंप करके भेजा जाता है गिल्स के अंदर। तो यहाँ पर भी जो सिस्टेमिक सर्किट है फिशेज में, सिस्टेमिक सर्किट में ब्लड का प्रेशर कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड हार्ट से डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्किट में नहीं आ रहा है। हार्ट पहले जाता है गिल्स में, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, और फिर वहाँ से सिस्टेमिक सर्किट में आ रहा है। तो ये खास कुछ बात है फिशेस के अंदर, जो हार्ट है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन एम्फीबियंस के अंदर। अच्छा, एम्फीबियंस में जाऊँ मैं उससे पहले एक एक्सेप्शन और है जो मैं बता दूं कि फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूं लंग फिशेज की,
ये डायग्राम अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लंग फिशेस की, तो लंग फिशेस जो हैं उनके अंदर एट्रियम वाले पार्ट में 2 सेप्टम फॉर्मेशन देखा गया है, और साथ साथ एट्रियम वाले पार्ट के अलावा यहाँ पर एक और वेसल जो है वो देखने को मिलती है। लंग फिशेस जो हैं उनके अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये देखने को मिलता है कि ये लंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब जो ये गिल से होता हुआ जो ब्लड आया था ये सिस्टेमिक सर्किट में भी जा रहा है, और साथ साथ कुछ ब्लड लंग्स में चला गया, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, और गैसेस एक्सचेंज होने के कारण ये जो ब्लड है ये आ जाता है हार्ट के अंदर। इसका मतलब लंग फिशेस में जो हार्ट है वो कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ नहीं है। लंग फिशेस के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिलती है हार्ट के अंदर, थोड़ा सा सर्किट में चेंज होने के कारण। तो ये लंग फिशेस में डिफरेंस जो है वो हमने डायग्राम में शो किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस के अंदर। तो एम्फीबियंस में जो हार्ट है, अच्छा यहाँ पर एम्फीबियंस में सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्किट जो है वो 2 डिफरेंट सर्किट देखने को मिले। मतलब एक तरफ तो हार्ट में क्या होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड जो है वो जाता है लंग्स में, और लंग्स से वापस आता है हार्ट में। हार्ट से दूसरा सर्किट जो है वो निकालता है ब्लड को और सिस्टम या बॉडी में भेजता है, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वापस आता है हार्ट में। तो यहाँ पर 2 सर्किट देखने को मिलते हैं। हार्ट जो है वो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड है कंप्लीटली, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पर राइट जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, मतलब वेंट्रल साइड से एक्सपोज करते हैं बॉडी को। तो वेंट्रल साइड से एक्सपोज करूंगा तो इधर क्या दिखेगा मुझे, राइट, और इधर क्या दिखेगा, लेफ्ट। तो ये जो भी डायग्राम है हार्ट के, उनके अंदर हमेशा ये वाला साइड राइट होगा और इधर वाला साइड जो है ये वाला लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल वाला पार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिला। दूसरी खास बात कि जो बॉडी की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को वो है अरोटा, या मैं कह सकता हूँ उसको सिस्टेमिक अरोटा। तो सिस्टेमिक अरोटा जो है वो वेंट्रिकल से ब्लड, ये मैं ब्लड का फ्लो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया यहाँ पर, राइट एट्रियम से ब्लड आया यहाँ पर, दोनों मिक्स हो गए, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिल रही है। और अब ये ब्लड जो है, ये ब्लड जाता है या तो ये सिस्टेमिक अरोटा जो है यहाँ से होता हुआ सिस्टेमिक सर्किट में बॉडी में चला जाता है, बॉडी से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा टिश्यूज़ के अंदर, फिर यहाँ से होता हुआ वीना कावा से आ जाता है ये ब्लड वापस राइट एट्रियम के अंदर। अब बात करूँ मैं लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है कहाँ से, लंग से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है छोड़ दिया जाता है वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है इसको सिस्टेमिक सर्किट में भेज दिया जाता है। सिस्टेमिक सर्किट से राइट एट्रियम से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो है राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये वाला पार्ट जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाला पार्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है, और फिर इस तरह से सर्किट चलता जा रहा है। तो यहाँ पर 2 सर्किट देखने को मिल रहे हैं, एक तो लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाने वाला और वापस हार्ट में लेके आने वाला, ये तो कहलाता है पल्मोनरी सर्किट, पीसी लिखूंगा मैं इसको आगे। दूसरा
कि वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर बॉडी में जाना और बॉडी से वापस इकट्ठा करके राइट एट्रियम में लेकर आना, ये वाला सर्किट कहलाता है सिस्टेमिक सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट अलग अलग हो गए हैं एम्फीबियंस में, लेकिन वेंट्रिकल में सेप्टम फॉर्मेशन, कपाट फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस कारण से प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मिक्सिंग की प्रॉब्लम जो फिशेज में थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई एम्फीबियंस के अंदर। फिर हम आगे बात करते हैं एम्फीबियंस से आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो नेक्स्ट है रेप्टाइल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम। रेप्टाइल्स में सर्किट किस तरह से होता है? तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर पार्शियल सेप्टम फॉर्मेशन हो गया है। वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम फॉर्मेशन हो गया है, किसमें? रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में जो हार्ट है वो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्शियल 4 चैम्बर्ड है, मतलब कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड तो नहीं है, क्योंकि 3 चैम्बर तो हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है कि ये वाला पार्ट तो क्या है? राइट एट्रियम, और ये वाला लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल जो है उसमें सेप्टम फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है, पल्मोनरी सर्किट वही है, सिस्टमिक सर्किट वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है एक्स्ट्रा कि यहाँ पर बीच में एक जो वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल एक्स्ट्रा निकल रही है यहाँ पर। भाई नॉर्मली तो यहाँ पर क्या निकल रही है? एक एरोटा निकल रही है सिर्फ, है ना, राइट एरोटिक आर्च जो निकलती है, सिस्टेमिक एरोटा, वो यहाँ पर निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 2 एरोटा प्रेजेंट है, एक तो है राइट एरोटा और दूसरी है लेफ्ट एरोटा। ये राइट एरोटा और लेफ्ट एरोटा दोनों ब्लड को लेकर जाती हैं सिस्टेमिक सर्किट के अंदर। राइट और लेफ्ट एरोटा दोनों ब्लड को कहाँ पर लेकर जा रही है? सिस्टेमिक सर्किट के अंदर। अच्छा, एक जो है वो लगभग जो राइट एरोटा है वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि राइट वेंट्रिकल वाले साइड से ब्लड को लेकर जा रही है, और लेफ्ट एरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड से ब्लड को लेकर जा रही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड में ब्लड आता कहाँ से है? लंग्स से आता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को छोड़ती है, और ये लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड में। इसी तरह से सिस्टेमिक सर्किट से जो वीना कावा है वो लेकर आती है ब्लड को राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। कंप्लीट सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जब वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड जब ऊपर जाएगा तो मिक्सिंग की प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली मिक्सिंग यहाँ पर कम हो गई है। मिक्सिंग जो है रिड्यूस्ड हो गई यहाँ पर कंपैरेटिवली। ये डायग्राम्स ही ध्यान रखना, इन डायग्राम से ही याद करना, हो सके तो थ्योरी ज़्यादा मत लिखना। ये डायग्राम्स जो हैं इन डायग्राम्स में ही एरो लगा के इन डायग्राम्स को बड़ा बड़ा और अच्छा बनाना। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अब यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल वाले साइड से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड से निकल रही है लेफ्ट एरोटा। लेकिन एक राइट एरोटा है जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में से होकर निकल रही है। तो ये किस टाइम पर काम आती है? तो ये काम आती है हाइबरनेशन वाले टाइम पर। रेप्टाइल्स जो हैं वो हाइबरनेशन शो करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब क्या हुआ? विंटर स्लीप। जो सर्दियों में सो जाते हैं ये, इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो हो जाती है और इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है हाइबरनेशन के दौरान। पता होगा ना, विंटर स्लीप हाइबरनेशन होगी, समर स्लीप एस्टिवेशन। तो ये जो हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेशन के दौरान, ठीक है, हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है कि इनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट भी इनकी डाउन हो जाती है।
और रेस्पिरेशन रेट डाउन होगी तो फिर लंग्स की तरफ ब्लड को बार बार भेजने का मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये राइट अरोटा काम आती है इनकी। कैसे काम आती है कि जिस नॉर्मल कंडीशन जब होती है, यानी कि जिस टाइम पर ये एक्टिव फॉर्म में है, हाइबरनेशन में नहीं है, उस टाइम पर तो क्या होता है कि इनकी राइट एरोटा जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में मतलब इसका डायमीटर हो जाता है कम, और जो इनकी पल्मोनरी आर्टरी है वो डायलेटेड फॉर्म में रहती है, मतलब इसका डायमीटर हो जाता है ज़्यादा। अब खुद सोचो, अगर मैं राइट वेंट्रिकल को दबाता हूँ तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाएगा और राइट और लेफ्ट जो एट्रियम है इनके रास्ते बंद हैं। राइट और लेफ्ट एट्रियम वाले रास्ते बंद हैं। वेंट्रिकल से मैं दबा रहा हूँ इसको, हार्ट को, तो ब्लड ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के 3 रास्ते हैं। ये 3 ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर। एक तो पल्मोनरी आर्टरी है, राइट अरोटा है और लेफ्ट अरोटा है। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा नीचे से तो राइट वेंट्रिकल वाले साइड का ब्लड भी ऊपर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड का ब्लड भी ऊपर जाएगा। अब ऊपर ये जो नलियाँ बनी हुई हैं, इनमें अगर पल्मोनरी आर्टरी तो डायलेट हो रखी है, उसका डायमीटर है ज़्यादा, और राइट एरोटा का डायमीटर हो रखा है कम, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए ज़्यादा? जिसका डायमीटर ज़्यादा है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर या जिस टाइम पर ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, हाइबरनेशन नहीं होता है, उस टाइम पर इनकी पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेड फॉर्म में रहती है और राइट अरोटा जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहती है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा लंग्स की तरफ होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हाइबरनेशन के दौरान क्या होगा? तो हाइबरनेशन के दौरान इनकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि हाइबरनेशन के दौरान इनको रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर लंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने और रिलैक्स करवाने में एनर्जी क्यों खर्च करनी? तो हाइबरनेशन के दौरान इनकी ड्यूरिंग हाइबरनेशन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट और राइट एरोटा हो जाती है डायलेट। तो राइट एरोटा डायलेट हो गई, पल्मोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब जब हार्ट में वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेंट्रिकल दबेगा, तो ब्लड ऊपर जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर कम हो रखा है और राइट एरोटा का डायमीटर ज़्यादा हो रखा है, तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एरोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल वाले साइड से तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एरोटा में ही जाएगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही रास्ता है। तो अब जो ब्लड है वो ब्लड लंग्स या पल्मोनरी सर्किट में ना जाकर राइट वाले साइड से भी कहाँ चला गया? सिस्टेमिक सर्किट में। लेफ्ट वाले साइड से भी कहाँ चला गया? सिस्टेमिक सर्किट में। और यहाँ से घूमते हुए वापस आ रहा है कहाँ पर? हार्ट के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? हाइबरनेशन के दौरान इन्होंने अपना पल्मोनरी सर्किट बाईपास कर दिया। हाइबरनेशन के दौरान पल्मोनरी सर्किट बाईपास कर दिया, और पल्मोनरी सर्किट बाईपास करने के कारण जो है इन्होंने कुछ अपनी एनर्जी जो है उसको बचा लिया। अब जब काफ़ी टाइम बाद जब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा, तो उस टाइम पर ये क्या करेंगे? पल्मोनरी सर्किट में भेज देंगे। फिर वो क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है तो वो ऑक्सीजन बहुत टाइम तक इनके काम आ जाएगी, तो पल्मोनरी सर्किट को बाईपास कर देंगे। फिर जब वापस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वापस से पल्मोनरी सर्किट में इसको फ्लो करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हाइबरनेशन के दौरान रेगुलेशन करते हैं और बैलेंस बिठा के रखते हैं रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के अंदर। क्लियर है? एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के अंदर, और वो एक्सेप्शन है क्रोकोडिलियन जो फैमिली है वो, जिसमें क्रोकोडाइल और एलिगेटर आते हैं। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर जिसमें आते हैं वहाँ पर लिख लेना, क्रोकोडाइल एलिगेटर्स हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बट देयर राइट एंड लेफ्ट अरोटा आर कनेक्टेड। मतलब इनकी जो राइट और लेफ्ट अरोटा है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो राइट और लेफ्ट अरोटा है वो दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जब ये राइट और लेफ्ट अरोटा दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं तो इस कारण से मिक्सिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। तो जो बर्ड्स और मैमल्स में अगर मैं बात करता हूँ तो बर्ड्स और मैमल्स में
कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्किट कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। ब्लड मिक्सिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है इनके अंदर। तो इस तरह का हार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा बर्ड्स और मैमल्स में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से जो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा सीधा पल्मोनरी सर्किट में, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड चला जाएगा जो राइट एरोटिक आर्च है वहाँ से होता हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो ब्लड मिक्सिंग प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाती है यहाँ पर। अब मैं एक बार डिटेल से वापस जो ह्यूमन हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिटेल में अपन बात करते हैं। उसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाकर उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में और उसके रेगुलेशन के बारे में। हार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर मैंने शो की है बेसिक। यहाँ पर अपन ने शो किया ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो है उसके अंदर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग जो होती है उसके पास में प्रेजेंट होता है SA नोड, जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है या साइनो एट्रिकुलर नोड भी कहा जाता है, पेस मेकर भी कहा जाता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन वेव जो है वो SA नोड जनरेट करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर है लेफ्ट एट्रियम, जहाँ पर कि पल्मोनरी वेन जो है वो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर से शो किया है। तो ये हार्ट हमें ये शो कर रहा है कि इसका जो राइट पार्ट है वो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड है, और जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर भरा हुआ है। अब हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो पूरी बॉडी से इकट्ठा करके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है यहाँ पर 1 नंबर यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और ये 1 वे वॉल्व है। मतलब ब्लड जब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल से प्रेशर लगेगा और ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो ये बंद हो जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ब्लड जो है पंप होगा और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा और ब्लड चला जाता है इस ब्लू वाली वेसल के अंदर, जिसको पल्मोनरी वेसल कहा जा रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरी है ये, जो कि लेफ्ट और राइट वाले लंग्स के अंदर ब्लड को लेकर जाती है। पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल जो है इनके बीच में भी एक 1 वे वॉल्व प्रेजेंट है, एक दिशीय कपाट। इस 1 वे वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। तो ये इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट और राइट लंग्स जो हैं उनमें इसको भेज दिया जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट में, और
पल्मोनरी वेन इसको लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पर एक वन वे वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये ओपन होगा, ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये भी बंद हो जाता है, यानी कि वेंट्रिकल में जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं, और पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है एरोटा में जाएगा, सिस्टेमिक एरोटा जिसको बोलते हैं, सिस्टेमिक एरोटा या राइट एरोटिक आर्च जो है वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है एरोटिक वॉल्व, और यहाँ पर जो ये एट्रियम और वेंट्रिकल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक मॉडिफाइड मसल्स की बनी हुई। जिस तरह से ऐसे नोड मॉडिफाइड मसल से बना हुआ है वैसे एक मॉडिफाइड मसल से बना हुआ नोड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से कुछ मॉडिफाइड मसल्स जो हैं वो वेंट्रिकल की वॉल के अंदर जाती हैं, जिस ये बंडल ऑफ हिस कहलाती हैं, और ये जो है यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर में बाइफर्केट हो जाती हैं। एक और ख़ास बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, जो भित्ति है, वो कंपैरेटिवली थिक है, मोटी है ज़्यादा राइट वाले की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजना होता है पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी में भेजना है तो प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा। राइट वेंट्रिकल से तो भेजना होता है लंग्स में, ये हार्ट और ये लंग्स, ज़्यादा दूरी नहीं है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन पूरी बॉडी में भेजना है तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो प्रेशर टॉलरेट करने वाली मसल्स होनी चाहिए। तो जो इनकी वॉल है, जो इनकी दीवार है, वो मोटी होती है, ज़्यादा थिक वॉल होती है इनकी ज़्यादा। फिर हम बात करते हैं दूसरी तरफ कि ये जो ब्लड है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया एरोटा से होता हुआ। एरोटा जो है यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू एंटीरियर पार्ट में चला जाता है, फिर ये पीछे की तरफ आ रही है, यहाँ पर डॉर्सल एरोटा, ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई किया जाता है यहाँ से होता हुआ। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन वेव के बारे में मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन वेव जो है शुरू कहाँ से होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं शॉर्ट में ही, कॉन्ट्रैक्शन वेव। तो सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर हार्ट दो तरह के होते हैं, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट्स आर मेनली प्रेजेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स, न्यूरोजेनिक हार्ट्स आर मेनली प्रेजेंट इन invertebrates and some lower vertebrates। मायोजेनिक मतलब मसल्स के द्वारा जनरेट करना एक्शन पोटेंशियल को, न्यूरोजेनिक मतलब नर्व्स के द्वारा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। तो हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, मतलब एक्शन पोटेंशियल हार्ट इटसेल्फ जनरेट करता है, मसल्स जो है हार्ट की मसल्स वो इटसेल्फ जनरेट करती हैं एक्शन पोटेंशियल को। Contraction relaxation waves are itself generated by myogenic heart, whereas contraction or relaxation waves are generated by stimulated by neurogenic heart, nerves in neurogenic heart, nerves के द्वारा किया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट में। और हायर वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर कैसा हार्ट होता है, मायोजेनिक। तो हमारे अंदर कैसा हार्ट है, मायोजेनिक। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वेव कौन जनरेट करता है, हार्ट इटसेल्फ। हार्ट में कौन करवाता है, एसए नोड। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिश और पुर्किंजे फाइबर, दीज आर मॉडिफाइड मसल्स, दीज आर मॉडिफाइड मसल्स। इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये ऐसे नोड जो हैं, एसए नोड इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट करता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कम या ज़्यादा करवा सकता है, लेकिन जनरेट ये खुद करता है। और यही कारण है कि जब डेथ हो जाती है तो डेथ के कुछ समय बाद तक भी हार्ट पंप
करता रहता है हमारा। क्यों? बिकॉज आवर हार्ट इज मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है हमारा, इसलिए ये पंप करता रहता है कुछ समय बाद भी। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन वेव्स के बारे में मैं बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन वेव हार्ट के अंदर कहाँ से जनरेट होगी और कहाँ से होती हुई ट्रैवल करेगी। तो पॉइंट बनाकर अपन लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वेव फर्स्ट पॉइंट जनरेट कौन करता है? एसए नोड, यानी कि जनरेट कहाँ पर होगी? राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट होगी। सेकंड पॉइंट, एसए नोड से गैप जंक्शन के द्वारा सभी एट्रियम की वॉल कनेक्टेड होती है। एट्रियम वॉल्स आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस। सो एसए नोड में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, गैप जंक्शन के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। ये हमने पढ़ा था पहले सेल बायो वाले टाइम पर कि कोई केमिकल लिगेंड सिक्रीट करके और रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाया जाता है, तो वो कौन सी होती है? केमिकल सिग्नलिंग। और आयंस जो हैं वो आयंस की वेव को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट्रियम वॉल्स आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस। सो ऑल एट्रियम वॉल सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग दी और दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट हुई, पूरे दोनों एट्रियम में फैल जाती है। तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। और फिर जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वेव जो है ऐसे नोड से एट्रियम वॉल के द्वारा पहुंच जाती है एवी नोड में। एवी नोड से अब वो कॉन्ट्रैक्शन वेव, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड कहाँ पर पहुंची? एवी नोड में। फर्स्ट एसए नोड, सेकंड कंप्लीट एट्रियम वॉल बाय गैप जंक्शंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, थर्ड एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। तो एवी नोड से कहाँ पहुंची? बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। और पुरकिंजे फाइबर से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू होता है वेंट्रिकल के द्वारा नीचे वाले पार्ट से। मतलब वेंट्रिकल जो है वो नीचे से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन वेव वेंट्रिकल में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन किधर होगा? पहले नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो नीचे से पहले कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा का पूरा जो ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर एक साथ लगता है। यहाँ पर अगर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो कुछ ब्लड नीचे की तरफ प्रेशराइज हो जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन वेव ऐसे नोड से शुरू होती है, पूरे एट्रियम में फैलती है, एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस में आती है, फिर पुरकिंजे फाइबर में नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है कॉन्ट्रैक्शन की वेव। तो ये हार्ट में इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन वेव जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, इसके बारे में अपन बाद में भी दोबारा बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्डियक साइकिल जो है उसके बारे में। कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट जो है एक बार में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है एट्रियम वेंट्रिकल दोनों के अंदर, वो कंप्लीट जो साइकिल है एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन का एट्रियम और वेंट्रिकल का, वो कंप्लीट साइकिल कहलाता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से यहाँ पर शो किया है। सबसे पहली बात तो ये याद करना है, कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अंदर वाला जो साइकिल है वो तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझा रहा है। बाहर वाला साइकिल जो है वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझा रहा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि वेंट्रिकल के सिस्टोल से बात करना शुरू करते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल, अच्छा सिस्टोल डायस्टोल होता क्या है ये तो पता है? यहाँ पर मैंने सिंबल काम में लिया VS DS AS DS। तो AS का मतलब एट्रियम सिस्टोल, AD मतलब एट्रियम
डायस्टॉल। VS मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल, VD मतलब वेंट्रिकल डायस्टॉल। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, डायस्टॉल का मतलब फैलना, ये ध्यान रखना। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टॉल का मतलब फैलना, रिलैक्स हो जाना। तो अब मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मान लो मैंने ये वेंट्रिकल सिस्टोल उठा लिया, तो वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, S मतलब सिस्टोल, S मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल होना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खुद ही सोच के देखो कि नीचे से मैं अगर इसको दबाता हूँ, ये गुब्बारा है, नीचे से मैं इसको दबाता हूँ तो इसमें पानी भरा हुआ, तो किधर जाएगा? ऊपर। तो इसमें पानी भरा हुआ ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये जो AV वॉल्व है ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज। AV वॉल्व हो जाएंगे क्लोज। और ये वाले जो वॉल्व हैं जिनको कि हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व या फिर पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व। तो ये पल्मोनरी एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगे जैसे ही यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अब इसको रिलेट करते हैं साइकिल से। वेंट्रिकल में जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन, जिस टाइम पर सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पर एट्रियम में क्या चल रहा है? डायस्टोल। तो वेंट्रिकल इसको दबा रहा है और ब्लड को ऊपर भेज रहा है लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ। उस टाइम पर ये दोनों वॉल्व जो हैं AV वॉल्व, ये दोनों वॉल्व बंद हैं, और ये दोनों वॉल्व अगर बंद है तो ये बिल्कुल सही समय है कि ब्लड को एट्रियम के अंदर भर दिया जाए। और एट्रियम के अंदर ब्लड को भर दिया जाए तो एट्रियम में ब्लड को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डायस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब रिलैक्स होना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज़ जब रिलैक्स होती है और फैलती है तो उस कंडीशन में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और वो नेगेटिव प्रेशर एक सक्शन प्रेशर की तरह काम करता है जो कि किसी चीज़ को अंदर खींचता है। वो एक सक्शन प्रेशर है, एक नेगेटिव प्रेशर है जो खींचेगा ब्लड को अंदर। तो जैसे ही एट्रियम फैलेगा, एट्रियम के फैलने पर एक प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर ब्लड को अंदर खींचेगा। तो एट्रियम का फैलना मतलब डायलेट होना, रिलैक्स होना। तो जिस टाइम पर ये वाले वॉल्व बंद है एट्रियम वाले, उस टाइम पर एट्रियम की वॉल्व फैलती है और ब्लड अंदर आता है, मतलब एट्रियम डायस्टॉल होता है और ब्लड फिलिंग होती है। तो ये एट्रियम डायस्टॉल हो रहा है और ब्लड जो है वो फिलिंग होना शुरू हो गया है। अब ये ब्लड यहाँ पर फिल हो गया, जितना फिल होना था उतना हो चुका है। यहाँ पर एट्रियम डायस्टॉल चल रहा है, ब्लड जो फिल होना था फिल हो चुका। अब वो एट्रियम का क्योंकि वॉल्यूम है कम, तो इसमें जितना भी ब्लड आना था वो आ गया इसके अंदर। अब ये एट्रियम से ब्लड इसको कहाँ भेजना है? वेंट्रिकल के अंदर। तो 1 2 3 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल चला, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चला। नॉर्मल स्केलेटल मसल्स हो या और कोई स्मूथ मसल्स हो, किसी भी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन इतना लंबा 0.3 सेकेंड लंबा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं चलता। कार्डियक मसल्स जो हैं वो कुछ मॉडिफाइड मसल्स हैं, इसलिए इनमें इतना लंबा, जो वेंट्रिकल वाली मसल्स हैं वो मॉडिफाइड है, इसलिए इनमें इतना लंबा 0.3 सेकेंड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चलता है वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इस दौरान जो है वेंट्रिकल ने जोर लगाया, प्रेशर मारा, ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया, लंग्स में भेज दिया। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान प्रेशर जो है एरोटिक वॉल्व्स में, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg जिस टाइम पर वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा होता है। ये मैं ग्राफ से बता दूंगा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल वाले टाइम पर जो है ब्लड का प्रेशर जो है वो होता है 120 mm ऑफ Hg। तो वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, जो ब्लड था इसने पूरा प्रेशर कर लगा के, जोर लगा के भेज दिया बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, और इसी दौरान एट्रियम में जितना ब्लड भरना था वो भर गया। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू होता है,
वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू होने का मतलब रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होने का मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेंट्रिकल एक नेगेटिव प्रेशर लगाएगा, एक सक्शन प्रेशर लगाएगा। उस सक्शन प्रेशर के कारण ब्लड वापस से बैक फ्लो हो सकता है। तो इसलिए ये जो वन वे वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर जो ये वन वे वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व जिनको कि पल्मोनरी या एरोटिक वॉल्व कहते हैं, वो तो हो जाएंगे क्लोज। लेकिन अब क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर लगा रहा है तो ये एवी वॉल्व जो है, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो जाएंगे ओपन और ब्लड आना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। और इसी दौरान अभी तक एट्रियम जो है, एट्रियम का डायस्टोल भी चल रहा है। इसका मतलब एट्रियम में ब्लड जितना फिल होना था वो एट्रियम में फिलिंग भी चल रही है साथ साथ, और वो एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल में भी जा रहा है, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी जो वेंट्रिकल में फिलिंग चल रही है, इस फिलिंग के दौरान वेंट्रिकल में कोई जो है ऊपर से प्रेशर लगा के ब्लड को नहीं भेजा जा रहा, पैसिव फिलिंग चल रही है यहाँ पर ब्लड की मोस्ट ऑफ टाइम। अब मैं यहाँ पर इससे तुलना करता हूँ कि वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है, ब्लड फिलिंग चल रही है, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सेकंड तक का पार्ट है, मतलब 80% पार्ट जो है, 80% ब्लड, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में बांटा है मैंने वेंट्रिकल डायस्टोल को। तो 5 में से 4 पार्ट अगर मैं कहता हूँ मतलब 80%, 80% जो भाग है, उस दौरान ब्लड की फिलिंग के दौरान एट्रियम में क्या चल रहा है, डायस्टोल। मतलब जो एट्रियम है वो एट्रियम में ब्लड फिल होता जा रहा है और वो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता जा रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अब एट्रियम में शुरू हो जाता है सिस्टोल, मतलब सिकुड़ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जो लास्ट 20% पार्ट बचा है वेंट्रिकल फिलिंग का, वेंट्रिकल भरने का, उस दौरान एट्रियम सिस्टोल होने के कारण एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ज़बरदस्ती एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड बचा हुआ है उसको प्रेशर के साथ नीचे धकेल दिया जाता है। तो पूरा का पूरा जो एट्रियम है वो हो गया खाली। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एट्रियम डायस्टोल का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर भी आ रहा है, और एट्रियम सिस्टोल जो है वो कंप्लीटली वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड फिलिंग होती है और कार्डियक साइकिल जो है वो चलता है। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, एट्रियम सिस्टोल मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम डायस्टोल मतलब एट्रियम का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसी भी जगह पर होगा, चाहे वो लंग कैविटी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, कोई भी चीज़ जब फैलती है तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करती है। वो नेगेटिव प्रेशर एक सक्शन प्रेशर होता है, वो खींचता है किसी चीज़ को अपनी तरफ, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो किसी चीज़ को बाहर धकेलती है। तो यहाँ पर भी सिस्टोल जब होगा तो वो नेगेटिव प्रेशर होगा, किसी चीज़ को अंदर खींचा जाएगा। डायस्टोल जब होगा तो पॉजिटिव प्रेशर होगा, किसी चीज़ को बाहर धकेला जाएगा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर जो रहता है हमारी वेसल्स में वो 120 mm/Hg रहता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल के दौरान जो है वेंट्रिकल का प्रेशर तो 0 हो जाता है, लेकिन ये वॉल्व हो जाते हैं क्लोज। इस कारण से ब्लड का प्रेशर जो है वो कंप्लीटली डाउन नहीं होता, लेकिन वो 120 से घटकर 80 mm/Hg तक आ जाता है। ब्लड का प्रेशर कह रहा हूँ मैं, वेंट्रिकल प्रेशर नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वेंट्रिकल प्रेशर तो डायस्टोल के दौरान कितना हो गया, 0 पहुँच जाता है, फिर सिस्टोल के दौरान धीरे 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 वापस बढ़ना शुरू होता है। और अभी हम प्रेशर का कर्व अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल के दौरान कौन से वॉल्व ओपन हैं, कौन से वॉल्व क्लोज हैं, उसकी एक टेबल बनाकर मैंने याद करने के लिए यहाँ पर रखी है। क्योंकि अभी मैंने बता तो दिया कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब उस दौरान ये दोनों वॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों वॉल्व जो है ये दोनों हो जाएंगे ओपन, ये दोनों हो जाएंगे बंद। जब इसमें रिलैक्सेशन होगा तो उस दौरान ये दोनों हो जाएंगे बंद और ये दोनों हो जाएंगे ओपन। अब इसी को एक टेबल फॉर्म में लिख लिया हमने। वेंट्रिकल के आधार पर ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, एट्रियम का प्रेशर जो है वो उसी में छिप जाता है। तो हमने वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल 2 पार्ट में डिवाइड किया इसको, कार्डियक साइकिल को। वेंट्रिकल सिस्टोल जो है
इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, वेंट्रिकल डायस्टोल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो है इसका स्टार्टिंग का पार्ट, मतलब जैसे ही ये वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ उस टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, तो वेंट्रिकल सिस्टोल से जस्ट पहले क्या चल रहा था, वेंट्रिकल डायस्टोल। और डायस्टोल जिस टाइम पर चल रहा था उस टाइम पर क्या कंडीशन थी, डायस्टोल जिस टाइम पर चल रहा था उस टाइम पर ये दोनों वॉल्व जो हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व ये तो बंद थे और एवी वॉल्व जो है वो खुले हुए थे। अब डायस्टोल से जैसे ही सिस्टोल हुआ तो अचानक से प्रेशर में चेंज हुआ, तो ये तो बंद थे जो बंद ही रहेंगे एक बार, और ये दोनों भी बंद हो जाएंगे। इसका मतलब चारों वॉल्व बंद हो गए। अब जब ये प्रेशर लगना शुरू होगा तो ये तो पूरे जोर से बंद हो जाएंगे और ये खुलना शुरू हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में जब शुरू होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल उस टाइम पर एक बार तो सारे वॉल्व बंद हो जाएंगे, मतलब जो पहले खुले थे वो भी बंद हो जाएंगे और जो पहले से ही बंद थे वो तो ऑलरेडी बंद हैं। और फिर जब ये पूरा इसमें ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा उस टाइम ये वाले वॉल्व खुल जाएंगे। तो वेंट्रिकल सिस्टोल को दो पार्ट में बांटा है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज और दूसरी है वेंट्रिकल इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब बाहर निकालना, इजैकुलेट करना। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल इजेक्शन, दो फेज में इसको डिवाइड किया है हमने। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर मैं बात करूं, मतलब जिस टाइम पर ये शुरू ही हुआ है तो सारे वॉल्व बंद होंगे, तो एवी वॉल्व बंद, एवी वॉल्व क्लोज, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज। अब जिस टाइम पर इजैकुलेशन हुआ, मतलब ब्लड जब बाहर जाना शुरू हुआ, तो ये तो बंद ही रहेंगे लेकिन ये ओपन हो जाएंगे, तो एवी वॉल्व क्लोज, एसवी सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन। सेमी ल्यूनर मतलब पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व। फिर अब मैं बात करता हूं जब डायस्टोल शुरू होगा, तो डायस्टोल शुरू होने से पहले मैं बात करता हूं सिस्टोल जब था तो ये खुले थे, ये दोनों बंद थे, ऐसा ही था ना। अब जैसे ही डायस्टोल शुरू होगा तो एक बार ये भी बंद हो जाएंगे, मतलब वापस से वही चारों बंद। तो वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल का पहला पार्ट आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस दौरान सारे वॉल्व क्या हो गए, क्लोज। फिर हम बात करते हैं अब इसमें अंदर ब्लड भरना शुरू होता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वेंट्रिकल फिलिंग, FILLING, वेंट्रिकल फिलिंग। अब वेंट्रिकल फिलिंग के दो पार्ट हैं, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 80% वाला पार्ट और एक लास्ट में 20% वाला पार्ट। लास्ट वाला जो 20% पार्ट है उसके अंदर एट्रियम सिस्टोल भी साथ में है, तो इसको मैंने वेंट्रिकल फिलिंग को दो पार्ट में बांट लिया। पहला पार्ट तो क्या है कि जो वेंट्रिकल फिलिंग है, पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है, मतलब अपने आप ब्लड जो है वो नीचे आता जा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, ये वाले वॉल्व जो हैं ये दोनों क्लोज और ये दोनों ओपन। क्लियर। फिर जिस टाइम पर एट्रियम सिस्टोल होगा उस टाइम पर भी वॉल्व तो यही रहेंगे, ये दोनों क्लोज ये दोनों ओपन। वॉल्व के ओपन या क्लोज होने में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसको दो पार्ट में बांट कर ये शो किया है कि जो लास्ट वाला पार्ट है उस पार्ट के दौरान एट्रियम सिस्टोल भी साथ साथ चल रहा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं, जिस टाइम पर ये वॉल्व वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ उस टाइम पर वॉल्व जो हैं सारे क्लोज हो जाते हैं एक बार, और ये जो पहले से ओपन थे वो क्लोज होंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब इसका सिकुड़ना, तो वॉल्व बंद कौन से होंगे, ये दोनों। तो ये जो एवी वॉल्व हैं ये क्लोज होते हैं, लब का साउंड आता है। सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, डब साउंड आता है। तो ये लब डब साउंड जो है इन वॉल्व के ओपन या क्लोज होने पर आएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कार्डियक आउटपुट का, कि कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट HEART, हार्ट RATE रेट।
कार्डियक वॉल्यूम इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि एक बार जब हार्ट बीट करता है तो कितना ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ml पर बीट। और हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट इसकी यूनिट होगी बीट्स पर मिनट। इसका मतलब अगर कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करूं तो कार्डियक आउटपुट की यूनिट क्या हो जाएगी, ml पर मिनट। मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हुई, एक मिनट में कितने ml ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर पंप किया जाता है, एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर पंप किया जाता है, वो है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर बीट, यानी कि एक बार जब कार्डियक साइकिल चलता है, एक कार्डियक साइकिल में कितना ml ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाता है एक बार में, यानी कि 70 ml पर बीट और अप्रॉक्स 72 बीट्स पर मिनट। तो इसके आधार पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग ये 5 ml के आसपास वैल्यू आ रही है, सॉरी 5000 ml, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ कि 5 लीटर के आसपास का ब्लड जो है वो एक मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो है हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड है उससे रिलेटेड है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो पूरा ब्लड है बॉडी में, उस पूरे ब्लड को एक मिनट में हार्ट से पंप कर दिया जाता है एक बार। पूरा जो ब्लड है उसको हार्ट से बाहर एक बार पंप कर दिया जाता है एक मिनट के अंदर।